वेलकम टू सीख रहा स्मार्ट क्लासेस। मैं सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आप लोग के लिए क्लास 9 का एनसीईआरटी का गणित और का चैप्टर वृत्त। जो वृत्त है चैप्टर 10 है ना, चैप्टर 10 में दिया गया है। एक एक पॉइंट करके समझेंगे इसको और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कर देना चाहूँ सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में बता देना चाहता हूँ, जिसके कारण से आपका 10.1 टोटली आपका कंप्लीट अच्छे तरीके से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 10.1 दिया गया है, ये आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और यहाँ पर सत्य असत्य दिया गया है ना। खाली स्थान को भरने वाला दिया गया है और सत्य असत्य वाला दिया गया है। आप लोग अगर देख के भर लेते हो या फिर आंसर से और समझते नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बनाने से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है एक एक चीज़ को। मैं जिसको एक एक करके पढ़ते जाऊंगा और पहले इसको क्लियर करूंगा, आप लोग तब उसको आपको समझ में आ जाएगा, तभी आप इसको फील कीजिएगा, है ना, अन्यथा नहीं कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपको समझना है सर्कल के बारे में। तो सर्कल के बारे में समझना है तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना के रखा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें कौन कौन सा पार्ट और कौन कौन सा नाम किसको क्या कहते हैं। तो देखिए, यह जो दिख रहा है यह एक वृत्त है, ठीक है। यह एक वृत्त है। वृत्त का जो बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। बीच का जो पॉइंट दिया हुआ है उस केंद्र कहलाता है। वृत्त में 3 पार्ट होता है। एक होता है बहिर्भाग, मतलब बाहर का भाग। एक होता है अभ्यंतर भाग, अंदर का भाग। और एक होता है वृत्त पर जो लाइन होता है ना, वृत्त पर जो लाइन होता है। मतलब अगर एक सर्कल में देखा जाए तो 3 भाग होते हैं, बहिर्भाग, अभ्यंतर भाग और एक वृत्त पर, है ना। जो वृत्त पर परिधि पर जो होता है यह भी एक भाग है। मतलब एक वृत्त का जो है 3 भाग होता है। वृत्त के केंद्र से लेकर वृत्त का परिधि तक, है ना, परिधि तक कोई भी रेखा को मिलाया जाता है, चाहे यहाँ हो गया, यहाँ पर मिला दें, यहाँ मिला दें, यह सब त्रिज्या कहलाता है। तो मतलब यहाँ पर देखा जाए इसमें त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यहाँ भी त्रिज्या है। अगर देखा जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या को अगर यहाँ पर दुगना कर दिया जाता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को व्यास कहते हैं। यहाँ पर व्यास है। आप लोग पहले इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते यहाँ से लेकर यहाँ तक को व्यास कहते हैं। मतलब यहाँ से कोई भी लाइन अगर सीधा खींचा जाए सेंटर को लेकर, केंद्र को लेकर, तो वह उसका व्यास कहलाता है। अब बात करते हैं इसका, ये देखते हैं। तो देखते हैं उसके बाद व्यास हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर कोई भी, है ना, एक वृत्त पर कोई भी एक टुकड़ा को लिया जाता है, मतलब एक लाइन खींचा जाता है ना। इसके अलावा, है ना, मतलब सब ये भी एक जीवा ही है ना, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। और इसमें जितने भी और बहुत सारे जीवाएं खींचा जा सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में जो खींचा जाता है एक वृत्त पर, उसको जया या जीवा कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जरूरी नहीं, यहाँ ऊपर भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। मतलब कोई भी एक अगर इस वृत्त का यहाँ परिधि से लेकर यहाँ तक अगर खींचा जाता है उसको हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वृत्त का जो सर्कल वाला जो पार्ट है इसको हम लोग परिधि कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, वृत्त का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको परिधि कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये जीवा है और यहाँ से जो कोई यहाँ तक खींचा जाता है ना, इसको हम लोग चाप कहते हैं। तो छोटा वाला जब चाप होता है इसको हम लोग लघु चाप कहेंगे, है ना। और यहाँ से लेकर सर्कल में जो यहाँ तक पहुँचता है उसको हम लोग दीर्घ चाप कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक लघु चाप, है ना। और बड़ा वाला जो हो गया दीर्घ चाप कहलाता है ना। त्रिज्या के द्वारा ये जो खंड बना है इसलिए इसका नाम है त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर है ये, और देखिए ये त्रिज्या की तरह बना हुआ था, है ना, त्रिज्या की तरह, तो इसको त्रिज्य खंड कहें। लेकिन यहाँ पर जो है वृत्त की तरह बना इसलिए इसको वृत्त खंड कहते थे। तो ये वाला लघु वृत्त खंड हो गया। और यहाँ से लेकर जो बड़ा वाला जो खंड हुआ, टुकड़ा हुआ, मतलब इसको छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो ऊपर का पार्ट हो गया वह उसका हो गया क्या, तो दीर्घ वृत्त खंड, मतलब ऊपर वाला हो गया दीर्घ वृत्त खंड। तो आपको ये जो पार्ट जो एरो दिया हुआ इसका मत समझिए ये पूरा पार्ट बोले तो इस टुकड़ा को छोड़ दीजिए और ये पूरा टुकड़ा को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पार्ट दिया गया था, एक एक पॉइंट दिया गया था, आप लोग इसको ध्यान से देख के समझ के तब इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तब एक एक करके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो चलते हैं, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसी के आधार पर हम इसको बनाएंगे और इसको फिल करेंगे। तो चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि
वृत्त है ना, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। देखिए क्या बोला कि जो वृत्त का केंद्र होता है, केंद्र का मतलब ये, तो वृत्त का कहाँ स्थित होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है कि बहिर्भाग में स्थित होता है या अभ्यंतर भाग में। अब आपको बताना है ना, कि यहाँ पर जो दिया गया है कि वृत्त का जो केंद्र है वो अभ्यंतर भाग में है कि बहिर्भाग में है। सिंपल सी बात है, क्या है, अभ्यंतर भाग में है। इसलिए आपको यहाँ पर जो आंसर लिखना है इसका अभ्यंतर भाग लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको अभ्यंतर भाग लिखना है। तो पहला का जो आंसर हुआ वह अभ्यंतर भाग। यहाँ पर हम एक एक करके लिखते हुए जाते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है तो अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर भाग है ना। तो पहला वाला जो हो गया आपका अभ्यंतर भाग हो गया। इसी का दूसरा नंबर पढ़ते हैं, है ना। ध्यान से पहले समझिएगा, ये अपने को लिखना नहीं है ना, लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना है। दूसरा प्रश्न आते हैं, एक बिंदु जिसका वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। देखिए क्या कहा गया है कि एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या है, त्रिज्या से अगर जो कोई बड़ा हो जाए लाइन, है ना, तो वह कहाँ स्थित होगा। सिंपल सी बात है, जब अगर कोई भी वृत्त हो उसका त्रिज्या से अगर बाहर हो जाए, है ना, तो सिंपल सी बात है कि वो जो त्रिज्या से जो बड़ा वाला लाइन होगा वो बाहर में स्थित होगा। इसको हम लोग कहते हैं बहिर्भाग। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है बोलता है एक बिंदु, है ना, एक बिंदु हो जो वृत्त के, है ना, क्या बोला गया, एक बिंदु हो जो वृत्त के केंद्र से दूरी, है ना, त्रिज्या से अधिक हो। जब त्रिज्या से अधिक होगा और वैसा तो वो बिंदु जो होगा बाहर होगा, तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बहिर्भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में, है ना, आपको यहाँ पर फिल कर लेना है ना, बहिर्भाग, बहिर्भाग। ठीक है, यह हो गया बहिर्भाग, दूसरा हो गया बहिर्भाग। तीसरा की बात करते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। देखिए क्या बोला यहाँ पर, देखिए पहले समझिए क्या बोल रहा है कि वृत्त का ये जीवा कहलाता है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा तो यहाँ पर है ना, तो सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। तो तीसरा नंबर में जो फील करना है वो आपको क्या करना है, व्यास, है ना, ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्ड नंबर में हो गया, फोर्थ नंबर में एक चाप, है ना, एक चाप है डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। क्या बोल रहा है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे, है ना, बोलता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। क्या बोल रहा है, फिर से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया कि एक चाप, मतलब चाप मतलब ये भी हो सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है, बड़ा वाला भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला कि यहाँ से स्टार्ट हो, है ना, और यहाँ तक ही मिले, मतलब व्यास से स्टार्ट हो और यहाँ पर तक में दूसरा सिरा का व्यास तक में मिल जाए, तो इस टुकड़ा को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त, है ना। जो टुकड़ा हो गया, चाहे ऊपर का वृत्त हो गया, नीचे का हो गया, तो ऐसे टुकड़ा को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ नंबर में होगा, है ना, फोर्थ नंबर में होगा, तो आपको लिखना है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त लिखना है। पांचवा नंबर में आते हैं, ध्यान से देखिएगा, पांचवा नंबर में क्या कहा जा रहा है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो क्या बोला, जो वृत्तखंड होता है ना, वृत्तखंड, इसका मतलब समझिए क्या बोला जा रहा है कि देखिए एक जो वृत्तखंड होता है या वृत्तखंड हो गया, ठीक है, चाहे ये वाला टुकड़ा हो या बड़ा वाला टुकड़ा हो, या वृत्तखंड कहलाता है। तो बोलता है वृत्तखंड ये चाप और डैश के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए ये चाप हो गया, है ना, ये चाप हो गया और यह क्या हो गया, जीवा हो गया। तो चाप और जीवा का भाग होता है, इसलिए इसका आंसर होगा चाप और जीवा, है ना। तो जो इसके बाद का जो आंसर होगा उसका नाम है जीवा। सिर्फ आपको लिखना नहीं है, समझना भी है ना। चलिए नेक्स्ट, छठा नंबर देखिए क्या बोलता है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित हो, है ना, क्या बोलता है, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। सिंपल सी बात है, देखिए क्या बोला गया, एक वृत्त, है ना, एक वृत्त जो है जहाँ पर होता है वो कितने भागों में बटा होता है। देखिए पहला होता है बहिर्भाग, एक अभ्यंतर भाग, और आपको बताए थे एक जो है परिधि पर होता है। इसका मतलब हुआ कि 3 भागों में बांटा होता है। कितना भागों में बटा होता है, 3 भागों में। तो इसका आंसर जो होगा आपको लिखना है 3 भागों में। ठीक है, ये तो था फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं सत्य असत्य। ध्यान से सुनिएगा कि सत्य असत्य में क्या बोला जा रहा है। देखिए
केंद्र है ना, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है। देखिए क्या बोला गया है कि केंद्र को है ना, केंद्र को है ना वृत्त पर, तो केंद्र को वृत्त पर, कोई भी वृत्त के कहीं पर भी ले लीजिए, तो यह पार्ट बोलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा है, उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य बोला है ना। तो पहला वाला में आपको लिखना है सत्य, ठीक है, आपको जो लिखना है सत्य। दूसरा की बात करते हैं, दूसरा नंबर में आते हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। देखिए क्या बोला, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो देखिए कभी भी एक वृत्त हो गया, इसमें जो जीवा होगा, चाहे इसके बाद लिए या इसके बाद लें या इसके पहले लें, तो कभी भी वो समान लंबाई होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए यहाँ से लेकर अगर कभी भी कोई भी जीवा, चाहे ये लंबाई ले लीजिए या ये लंबाई ले लीजिए, क्या ये दोनों समान परिमित मतलब परिमित होगा, है ना। तो यह हो जाएगा असत्य। दूसरा नंबर में क्या लिखना है आपको, असत्य, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं। तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो देखिए क्या बोला गया, एक वृत्त है, जैसे यही वृत्त ले लेते हैं, है ना, समान चाप, समान मतलब देखिए ये वाला भी हो गया समान। अगर बाई चांस हम ले लेते हैं यहाँ पर से एक लाइन, ठीक है, और यहाँ से के बाद हम इसको यहाँ पर मिला देते हैं, यहाँ मिला देते हैं, मतलब सब बराबर लेना, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। मतलब यहाँ से लाइन यहाँ मैच कर दी, यहाँ से यहाँ मैच कर दिया, और यहाँ के बाद मतलब तीनों जो लाइन है वो बराबर होना चाहिए। तो बोलता है कि बताइए कि जो 3 अगर भाग लेंगे, तीनों चाप हम लेंगे, है ना, क्या बोला जा रहा है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब 3 बराबर चाप हम बांटेंगे, जैसे यही लाइन को ले लेते हैं, इसी तरह का लाइन अगर हम और भी भाग जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ पर लेंगे, तो जहाँ पर लेंगे चाप वहाँ पर सिंपल सी बात है, ये टुकड़ा होगा सब बराबर होगा, है ना। तो क्या बोला कि दीर्घ होगा, बिल्कुल असत्य होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर में भी क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य, ठीक है। चौथा की बात करते हैं। देखिए चौथा नंबर में बोल रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो, है ना, 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास है। तो देखिए सिंपल सी बात क्या बोला है कि एक वृत्त है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ कहलाता है, और इसका दुगना कर दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग व्यास कहते हैं। तो सत्य है ना, व्यास ही कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा नंबर में, है ना, आपको लिखना है सत्य, ठीक है। पांचवा की बात करते हैं। 5वां नंबर में है त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। क्या बोला, देखिए क्या बोला, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखिए सबसे पहले आपको समझना त्रिज्यखंड कहते हैं किसको। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है त्रिज्या की तरह, है ना, और ये जो बटा हुआ इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक जो त्रिज्यखंड होता है ना, तो जीवा आपको क्या समझना, देखिए ये वाला जीवा हो गया, तो बोलता है जीवा, है ना, जीवा और, है ना, जीवा एवं संगत चाप के, देखिए अगर ये वाला ले लेंगे और संगत चाप मतलब ये वाला ले लेंगे, तो क्या ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, कभी नहीं होगा। त्रिज्यखंड के लिए आपको त्रिज्या और जीवा, है ना, सॉरी त्रिज्या, है ना, और आपको ये चाप का पार्ट को लेंगे बीच का, तब होगा, ठीक है। लेकिन प्रश्न क्या बोला कि त्रिज्यखंड वही कहलाता है जो जीवा और इसका जो संगत चाप होता है उसके बीच का। सिंपल सी बात है, अगर ये वाला पार्ट की बात करें तो यह उसका लघु वृत्तखंड कहलाता है, ना कि त्रिज्यखंड। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख देना है असत्य, ठीक है। और लास्ट है, लास्ट ध्यान से देखिएगा, क्या बोला, वृत्त एक समतल आकृति है। देखिए हाँ सिंपल सी बात है, ये जो आकृति जो बनता है, वृत्त जो बनता है, यह जो है समतल बनता है ना, यह जो है समतल आकृति बनता है, इसलिए इसको जो है ना एक समतल आकृति है ना। तो वृत्त समतल आकृति है, तो बिल्कुल ये सत्य होगा। तो यहाँ तक में रहा आपका सत्य, असत्य और खाली स्थान को, जो कि एक एक करके इसमें बताया गया है। आप लोग इसको ध्यान से, है ना, देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, एक होता है आंसर देख के समझना, एक होता है आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट करके हर पॉइंट को समझना, जिससे कि आप सीखते हैं। आपको अगर इस तरह बताना अच्छा लगा मेरा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।